भारत और कनाडा का रिश्ता अपने सबसे बुरे दौर में चल रहा है। बीते दिनों जब दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कहा, तब ये और बिगड़ गया। बीते एक साल से चल रहे इस नाजुक दौर के बीच अब दोनों देशों को लेकर के जो एक नई रिपोर्ट आई है, उससे ये और खराब होने की आशंका है। कनाडा के डेप्यूटी विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने अपने देश में सिख अलगाववादियों को लेकर टारगेट करने को लेकर के सीधे सीधे भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है। आरोप ये कि अमित शाह ने ही कनाडा में खालिस्तानियों के खिलाफ हिंसा, धमकी और उनकी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का अभियान चला रखा है। डेविड मॉरिसन ने कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने ये खबर, ये दावा, ये आरोप अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को भी बताई थी, ये जानकारी उन्हें दी थी, या ये खबर कह दें कि प्लांट की थी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच जो विवाद शुरू हुआ था, इन आरोपों के बाद अब वो कितना गहराएगा, भारत को ये बातें कितनी गंभीरता से लेनी चाहिए और भारत का अगला कदम इस मसले पर क्या हो सकता है, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by Haier, ITEL and Siarams. Who got a fever? Sonido envestido, conectados. तारीख 29 अक्टूबर 2024 कनाडा सरकार की पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी पर बनी स्टैंडिंग कमेटी पर की सुनवाई चल रही थी। मुद्दा था भारत सरकार के एजेंट्स द्वारा कनाडा में चुनावी हस्तक्षेप और आपराधिक गतिविधि। 29 अक्टूबर को इस मुद्दे पर कमेटी की पहली मीटिंग थी। मीटिंग में पेश हुए कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन और कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जैसे हमारे यहाँ NSA अजीत डोवाल है, वैसे ही वहाँ पर हैं नताली डुइन। इन दोनों से अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के बारे में पूछा गया। 14 अक्टूबर को वॉशिंगटन पोस्ट ने कनाडा के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट छापी थी कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कनाडा में सिख अलगाववादियों के खिलाफ अभियान चलाने का आदेश दिया था। इसी पर डेविड मॉरिसन और नताली डुइन से सवाल पूछे गए। कनाडाई मीडिया CBC न्यूज़ के मुताबिक कमेटी की उपाध्यक्ष और कंजर्वेटिव सांसद रेक्वेल डेंचो इस सुनवाई की अध्यक्षता कर रही थी। डेंचो ने ही कनाडा की NSA नताली डुइन से पूछा कि सिख अलगाववादियों के खिलाफ हिंसा में भारत के गृह मंत्री के शामिल होने के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट को जानकारी किसने दी थी, किसने उनसे वॉशिंगटन पोस्ट को कहा था कि साहब इसमें अमित शाह भी शामिल हैं। इस पर नताली ने कहा कि सरकार ने इस तरह की जानकारी किसी पत्रकार से शेयर नहीं की। उन्होंने साफ किया कि अखबार को किसी तरह की कोई गोपनीय जानकारी, कोई भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। और पन्नू एक ही है, एक कॉइन के दो हिस्से हैं, तो इसलिए उसने किसी भी तरीके से गुरुद्वारे जो उनके कब्जे में हैं, ट्रूडो साहब ने, उनकी कैबिनेट ने जो बड़े से बड़े गुरुद्वारे हैं वो उन्होंने अपने लोगों से वो कैप्चर करवाए हुए हैं। वहां पे जितना फंड आता है, जितना चढ़ावा आता है, वो सारे का सारा ट्रूडो की पार्टी को जा रहा है। मैं आज का नहीं, मैं 15 साल से बोलता आ रहा हूं भी कनाडा में कोई भी सरकार आ रही है, ये काम वहां पे हो रहा है। आप मुझे बताइए, किसको नहीं पता गोल्डी बराड़ कौन है? किसको नहीं पता कनिष्क जो हमारा प्लेन मेरे उसमें मिस्टर भिंडर, मेरे मामा जी थे उसमें वाइफ के, जो पायलट थे, तो किसने उसका कुछ किया आज तक? और जो वहां से कॉल्स आ रही हैं आज भी, हर पंजाब को आप किसी भी शहर में जाएंगे, बड़े लोगों से पूछो भी कहां से कॉल आती हैं। पहले पाकिस्तान, अब दूसरा नया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल फाइनेंशियली वो अपनी मुसीबतों में घिर गया, तो अब कहीं ना कहीं वो सेम चीज पाकिस्तान की जगह आज कनाडा बन चुका है। लेकिन नताली ने कमेटी से कहा कि कनाडा के पास सबूत है कि भारत सरकार ने पहले राजनयिक चैनलों के जरिए भारतीय और कनाडाई नागरिकों के बारे में जानकारी जुटाई और फिर ये जानकारी नई दिल्ली में सरकार को भेजी गई, जो कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े एक क्रिमिनल नेटवर्क के साथ काम करती है। इसके बाद रेक्वेल डेंचो ने डेविड मॉरिसन से, जो कि उप विदेश मंत्री हैं कनाडा के, उनसे पूछा कि क्या वे इस मुद्दे पर कुछ बता सकते हैं, क्या उन्होंने ऐसी कोई जानकारी किसी को दी थी। इस पर मॉरिसन ने बताया कि वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या ये वही व्यक्ति हैं, नाम लेकर के पूछा कि क्या यही व्यक्ति है, तो उन्होंने अखबार को इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने कह दिया कि हाँ यही है। हालांकि मॉरिसन ने कमेटी को ये नहीं बताया कि कनाडा को अमित शाह की ये जो कथित एलिजेड भूमिका है, इसके बारे में जानकारी कैसे मिली। ये पहली बार है जब कनाडा के किसी अधिकारी ने ऑन रिकॉर्ड आरोप लगाया कि इस मामले में अमित शाह, भारत के गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका है
और न सिर्फ आरोप लगाया, इस बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार में, प्रतिष्ठित अखबार में खबर भी प्लांट की। इसके अलावा रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP के कमिश्नर माइक दुहेमे भी कमेटी के सामने पेश हुए। माइक ने बताया कि पुलिस के एविडेंस ये बताते हैं कि भारतीय राजनयिकों और दूतावास के कर्मचारियों ने भारत सरकार के लिए जानकारियां जुटाई, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। इन जानकारियों का इस्तेमाल कनाडा में हिंसक कार्रवाई के लिए आपराधिक संगठनों को निर्देश देने में किया गया। अब इन नए आरोपों को भारत को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए और क्या इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब होंगे, इसे हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। जिस हद तक रिश्ते अब गिर चुके हैं उससे और बायलैटरल रिलेशंस में वर्सनिंग थोड़ा देखना और मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हर रिश्ते के हर विभाग में अगर देखा जाए तो नकारात्मक इफेक्ट हुआ है, एक नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। अगर हम देखें कि जितने स्टूडेंट्स कनाडा जा रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं, जो राजनीतिक वार्ता थी दोनों देशों के बीच वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जो एक ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी दोनों देशों के बीच उस पे भी बातें पूरी तरह से अटक चुकी हैं। और डिफेंस में भी काफी डील्स की बात हो रही थी, वो भी पूरी तरह से इन डील्स पे भी अब अपेक्षा हो गई है कि ये डील्स अब आगे बढ़ने नहीं वाली। तो हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते हैं उनमें अब एक नकारात्मक, एक नेगेटिव इफेक्ट आ चुका है इन आरोपों की वजह से। और जैसा कि हम जानते हैं कि कनाडा की सरकार ने अब गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी आरोप लगाए हैं और ये बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन उन्होंने अब ये बिल्कुल स्पष्ट कर लिया है कि देखिए, जब इस तरह का तनाव बढ़ जाता है एक देश में तो ये अधिकारी इसका एक समाधान नहीं निकाल सकते, समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। दोनों देशों के राजनेताओं को साथ मिलकर समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे देश के गृह मंत्री पे ये आरोप लगाया है तो ये साफ तय हो जाता है कि अब दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो अगले कुछ समय के लिए कम नहीं होने वाला। अगर अपने इतने खुलेआम अगर आपने ये बड़े आरोप बनाए हैं तो जब तक आप इन आरोपों को वापस नहीं ले लेते तब तक तनाव कम नहीं हो सकता। और मुझे नहीं लगता है कि इस समय कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो इन आरोपों का खंडन करेगी, उनको वापस नहीं लेगी। इसलिए अभी तक जहां तक हमें पता है, जहां तक हमें लक्षण दिख रहे हैं, भारत और कनाडा के बीच जो तनाव है वो बने रहेंगे। देखिए, कनाडा ने मन बना लिया है कि ये ऑफ रैंप नहीं करेंगे, मतलब रिलेशनशिप अच्छे नहीं करेंगे। तो ये उनकी डिप्लोमेटिक चॉइस है। लेकिन ये जो एक्यूजेशन है कि इंडियन होम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व्ड, ये बहुत ही वाइल्ड है। और एक तो पहला, आप स्टेट क्राफ्ट ऐसे नहीं करते हैं। स्टेट क्राफ्ट आप करते हैं, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस जो होती हैं उनकी जगह अलग होती है, उनके तरीके अलग होते हैं। और ये एक्यूजेशन से कुछ नहीं होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कभी अच्छे नहीं हुए हैं। और आप दूसरी बात देखेंगे कि मैं इनको बार बार एक्यूजेशंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है कि कैनेडियन साइड कह रही है कि हमारे पास एविडेंस है, इंडियन साइड कह रही है हमारे अगर एविडेंस है तो दिखाइए। तो एक वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है दोनों में। क्लियरली कनाडा के पास अगर एविडेंस है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। आप कहीं एक इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन कहीं पे आपने कर लिया, वो कोर्ट में एडमिसिबल है या नहीं है, और इतनी बड़ी लांछन लगा दिया अपने होम मिनिस्टर पे भारत के। तो एक वहां पे एक डिसोनेंस मुझे दिखाई दे रही है जो कि क्लियरली एक बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात कि कनाडा और कैनेडियन पार्टी की ये हाल, लिबरल पार्टी जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, उनके हाल देखें अभी आप तो काफी बौखलाहट है, एक अंदरूनी बौखलाहट है जहां पे 2 बार पिछले 1 माह में 2 बार 20 से 21 MP ने जस्टिन ट्रूडो साहब को लिख के दे दिया कि आप यू स्टेप असाइड, आप हटिए, आपसे लीडरशिप चल नहीं रही है। तो ऐसे प्रेशर में आप ऑलवेज एक एक्सटर्नल थ्रेट को ढूंढ लें या फिर एक ऐसे मुद्दे को टेबल पे रख दें जिससे डिस्ट्रैक्शन हो जाए। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने लगातार ये दावा किया है कि उसने भारतीय अधिकारियों के साथ सबूत साझा किए हैं। वहीं भारत इस बात से इनकार करता रहा है कि कनाडा ने कोई भी सबूत दिया है। भारत लगातार इसे बेतुका आरोप बताता आया है। अब इस विवाद की जड़ में जाएं, इसके पहले हालिया अपडेट्स पर एक नजर। 14 अक्टूबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें ट्रूडो ने भारत सरकार के सरकारी अधिकारियों पर कनाडा में रहकर के खुफिया जानकारी जुटाने, टारगेट किलिंग, कनाडा के नागरिकों को धमकाने और हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया, गंभीर आरोप। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस
RCMP के सबूतों का हवाला देते हुए ट्रूडो ने दावा किया कि कनाडा से निकाले गए भारत सरकार के 6 एजेंट्स उन गतिविधियों में शामिल थे जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। ट्रूडो ने यह भी कहा कि भारत से उन्होंने सहयोग देने का आग्रह किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर उन्होंने कनाडा में मौजूद 6 भारतीय राजनयिकों से कहा कि वो कनाडा छोड़ दें। इनमें कनाडा में मौजूद भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा का नाम भी शामिल था। 14 अक्टूबर को ही अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इस मुद्दे पर कनाडा के अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट छापी। इसमें लिखा था कि पिछले साल सिख अलगाववादी नेता की हत्या उस बड़े अभियान का हिस्सा था जिसे भारत सरकार के एक सीनियर अधिकारी के निर्देश पर शुरू किया गया था। रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया था, ये जो क्लेम्स हैं वॉशिंगटन पोस्ट के जो उन्होंने कनाडाई अधिकारियों के हवाले से छापे, इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया। कनाडाई अधिकारी ने कनाडा में काम कर रहे कम से कम 6 भारतीय राजनयिकों की पहचान की है। ये राजनयिक सिख अलगाववादियों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, उनकी हत्या और उन पर हमले में सीधे तौर पर शामिल थे। इस अभियान को भारत के एक सीनियर अधिकारी और रॉ के सीनियर अधिकारी ने अनुमति दी थी। कनाडा के अधिकारियों ने भारत के सीनियर अधिकारी की पहचान अमित शाह के रूप में की है। अखबार ने अमित शाह की कथित भूमिका पर भारत के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा, लेकिन नहीं मिला। कनाडाई अधिकारियों ने अमित शाह की भूमिका और दूसरे सबूत 12 अक्टूबर को सिंगापुर में भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक सीक्रेट मीटिंग में शेयर किए थे। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में छापी गई। इसमें यह दावा किया गया। रिपोर्ट में आगे ये भी लिखा गया कि सिंगापुर की सीक्रेट मीटिंग में कनाडाई अधिकारियों ने कुछ सबूत दिए कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और सिख अलगाववादियों पर हमले करने के लिए भारत सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का इस्तेमाल किया था। कनाडाई अधिकारियों ने वॉशिंगटन पोस्ट से ये कहा कि मीटिंग में डोभाल ने शुरू में तो ऐसा दिखावा किया जैसे उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि बिश्नोई जहां भी कैद है वहां से हिंसा को अंजाम देने में सक्षम है, ऐसा अखबार ने लिखा। इस सीक्रेट मीटिंग में भी कनाडा की सुरक्षा सलाहकार नैथली ड्रॉइनिन, उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के एक वरिष्ठ सदस्य शामिल थे। 14 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत ने भी जवाब दिया। सबसे पहले भारत ने मौजूद कनाडाई उच्चायुक्तों को समन जारी किया। अपने बयान में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा द्वारा लगाए गए इल्जाम किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि अभी के उग्रवाद और हिंसा के दौर में कनाडा में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त और अधिकारी सुरक्षित नहीं है और उनकी सुरक्षा के लिए हमें कनाडा की हालिया सरकार पर भरोसा नहीं है। कुछ ही देर में भारत की ओर से एक और प्रेस रिलीज जारी की गई। इसमें कहा गया कि भारत ने भी कनाडा के 6 अधिकारियों को अपने यहाँ से निष्कासित करने का फैसला किया है। आदेश आया कि राजनयिक 19 अक्टूबर की रात 11:59 तक भारत की सरजमीन छोड़ दें। भारत और कनाडा में इस स्तर का विवाद शुरू कैसे हुआ, ये समझने के लिए 1 साल पहले आपको चलना पड़ेगा। 18 जून 2023 कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया वाले इलाके में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या होती है। हत्यारों ने इस निज्जर की हत्या उस समय की जब वो गुरुद्वारे से बाहर निकल रहा था। निज्जर 1997 में भारत छोड़ करके कनाडा चला गया था। उसी ने अलगाववादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF की नींव रखी थी। KTF पर पंजाब में आतंकवाद बढ़ाने और टारगेटेड किलिंग्स के आरोप हैं। KTF भारत में एक प्रतिबंधित संगठन है, एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है। साल 2020 में भारत सरकार ने निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। 18 सितंबर 2023 को कनाडा ने निज्जर की हत्या का इल्जाम भारत सरकार पर मढ़ा। कहा कि निज्जर की हत्या में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी भी शामिल थे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बयान दिया कि कनाडा की एजेंसियों ने पुख्ता तौर पर इसका पता लगाया है। ट्रूडो ने भारत पर कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे बाहर की सरकार का होना अस्वीकार्य है। इन आरोपों के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया। इसके एक दिन बाद भारत ने भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को अपने यहाँ से निकाल दिया। इसके बाद ये तनातनी यहाँ तक आ पहुंची है। ये इसका प्रस्थान बिंदु था। भारत ने इस बीच कई मौकों पर बयान दिए कि कनाडा द्वारा लगाए गए इल्जाम पक्के नहीं है, क्योंकि कनाडा ने कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। वहीं कनाडा ने कहा कि उन्होंने भारतीय अधिकारियों को 1 से ज़्यादा मौकों पर सबूत दिए हैं। दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं। अभी ताज़ा विवाद शुरू होने के कुछ दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान आया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते शनिवार को भी कहा था कि भारत ने कनाडा में संगठित अपराध के मुद्दे को सबसे पहले उठाया था, लेकिन लंबे समय तक वहां इस मुद्दे को नज़रअंदाज किया गया। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा था कि जब बात भारत के राष्ट्रीय हित, अखंडता और संप्रभुता की आएगी तो भारत स्पष्ट रूप से कड़ा रुख अपनाएगा। जयशंकर ने कहा कि मुद्दा यह है कि वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद को एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बना लिया है। दुर्भाग्य से उस देश की राजनीति उस राजनीतिक समूह को कुछ हद तक एक ऐसा स्थान दे रही है, ऐसा स्पेस दे रही है जो न केवल हमारे लिए
और हमारे संबंधों के लिए हानिकारक है, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि ये कनाडा के लिए भी नुकसानदेह है। इस पूरे मामले पर भारत की प्रतिक्रिया को किस तरीके से देखा जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भारत खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले में जांच में सहयोग की बात कर रहा है, लेकिन कनाडा में हमारी सीधी भिड़ंत हो रही है। ऐसा क्यों है, ये भी हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा फील्ड है जहां पे हर किसी देश ने कुछ ना कुछ, हर एक देश गुनहगार है, अगर मैं एक तरह से कह सकूं। अगर अमेरिका को को देखें तो ऐसी कई लिखनियां आई हैं और कई किताबों में स्कॉलर्स ने लिखा है कि किस तरह अमेरिका ने भारत की अंदरूनी राजनीति में दखलंदाजी की है। भारत की स्वतंत्रता के दशकों के बाद उन्होंने काफी दखलंदाजी की थी, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने। लेकिन ये मामले हमेशा बहुत सेंसिटिविटी और बहुत प्राइवेटली हैंडल किए जाते हैं दोनों देशों की सरकारों के बीच। तो अगर हमें पता चला कि किसी अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर ने हमारे देश में कुछ किया है तो उसको हम एक्सपेल कर देंगे, और बड़ी मैच्योरिटी और सेंसिटिविटी के साथ ये मामले हैंडल किए जाते हैं। लेकिन कनाडा और इस पन्नू के केस में अगर देखा जाए तो अमेरिका की सरकार ने खुलेआम कोई तमाशा नहीं शुरू किया। उन्होंने कहा है कि देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है, संगीन आरोप लगाए गए हैं और हम चाहते हैं कि भारत की सरकार हमारे साथ सहयोग करे इस मामले में। लेकिन उन्होंने तमाशा नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे बड़े करीबी रिश्ते हैं भारत के साथ और हम इन करीबी रिश्तों को बरकरार रखना चाहते हैं और हम कोऑपरेट करना चाहते हैं, हम भारत का सहयोग चाहते हैं इस मामले में, इस इन्वेस्टिगेशन में। और इसलिए एक बहुत मेच्योरिटी के साथ अमेरिका ने इस केस को हैंडल किया। लेकिन कनाडा का हमेशा ये एक राजनीतिक तमाशा इन्होंने एक तरह से खड़ा कर लिया है, जैसा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुद एडमिट किया है कि उन्होंने कहा है कि देखिए, जब हमारे पास सिर्फ इंटेलिजेंस था, हमारे पास साफ सबूत नहीं था कि ठोस सबूत नहीं था हमारे हाथों में कि भारतीय डिप्लोमेट्स का कुछ लेना देना था इस हरदीप सिंह निज्जर की मौत में, जो जून 2023 में हुई थी कनाडा में। फिर भी उन्होंने सामने आकर कनाडा के पार्लियामेंट में ये बयान दिया कि देखिए, हमें लगता है कि भारत की सरकार का कुछ हाथ है इस हरदीप सिंह निज्जर की मौत में। तो एक तरह से ये फिर एक राजनीतिक तमाशा बन गया और इंटेलिजेंस के मामले इस तरह हैंडल नहीं किए जाते। आपने एक इंटेलिजेंस मामले को अब एक राजनीतिक तमाशा बना लिया है और इसीलिए भारत का रुख इस पे अमेरिका की केस से बहुत बहुत अलग रहा है, क्योंकि कनाडा ने इसको एक राजनीतिक मामला बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह पे आरोप लगाए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल पे भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो इसलिए अगर आपने एक राजनीतिक इसको एक मामला बनाया है तो एक राजनीतिक जवाब ही आया है, और इसीलिए भारत ने भी बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्ट तरीके से इन आरोपों का खंडन किया है। तो इसीलिए हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से अमेरिका का रुख रहा है और जो कनाडा का रुख रहा है, वो बहुत बहुत अलग पॉलिसीज ली है दोनों देशों ने, और इसीलिए भारत का भी रिस्पॉन्स जो है वो अलग रहा है। 14 अक्टूबर को कनाडा के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया था कि भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को खारिज करती है और इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा मानती है, जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है। भारत ने साफ कहा कि कनाडा सरकार ने हमारे अनुरोधों के बावजूद एक भी सबूत पेश नहीं किया है। ताज़ा मामला भी कुछ वैसा ही कदम है जिसमें फिर से बिना किसी तथ्य के दावे किए गए हैं। इससे इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि जांच के बहाने राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम करने की जानबूझकर ये एक रणनीति है। जानकारों का यह भी मानना है कि जस्टिन ट्रूडो ये सब अपनी राजनीति साधने के लिए कर रहे हैं, खासतौर से सिख वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वहां पर। इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक सरसरी नजर भारत कनाडा संबंधों पर डाल लेते हैं। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों की शुरुआत 1947 में हुई। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्टूबर 1949 में कनाडा के दौरे पर गए। वहां उन्होंने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। 1950 और 60 के दशक में कनाडा ने भारत को कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मदद की। रिश्तों में पहली दरार 1974 में आई, जब भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। कहा गया कि इसके लिए भारत ने कनाडा से मिले न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया था। इससे कनाडा काफ़ी नाराज़ हुआ। फिर 1980 का दशक आया। भारत में खालिस्तान आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी। सरकार ने इसके खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कई खालिस्तानी चरमपंथी भाग करके कनाडा चले गए। उस समय पियर ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जस्टिन ट्रूडो के पिताजी। भारत ने उनसे कार्रवाई की अपील की, मगर कोई असर नहीं हुआ। एक मामला तलविंदर सिंह परमार का भी था। 1981 में वो पंजाब में 2 पुलिस वालों की हत्या करके कनाडा भाग गया। भारत ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की।
लेकिन पियर ट्रूडो ने मना कर दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जस्टिन ट्रूडो इन्हीं पियर ट्रूडो के बेटे हैं, जैसा आपको बताया। फिर जून 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182 में बम धमाका हुआ। इसमें सवार सभी 329 लोग मारे गए। इसमें ज़्यादातर कनाडा के ही नागरिक थे और तलविंदर परमार को इसका मास्टरमाइंड बताया गया। वही तलविंदर परमार जिसके प्रति भारत सरकार ने कनाडा को आगाह किया था, उसका प्रत्यर्पण करने को कहा था, मगर उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो ने नहीं की। इस घटना में सिर्फ एक शख्स को सजा मिली, वो भी जेल से छूट चुका है। फिर 1998 का साल आया, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद अमेरिका समेत अधिकतर पश्चिमी देशों ने भारत की आलोचना की, प्रतिबंध लगाए। इसमें कनाडा भी शामिल था। कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री मिचेल स्टार्क ने तब कहा था कि दोनों देशों के बीच भरोसा खत्म हो चुका है। हालांकि थोड़े समय बाद तल्खी कम होने लगी। साल 2000 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर आए। इसके बाद प्रतिबंधों में ढील दी जाने लगी। कनाडा ने भी वही रुख अपनाया। फिर 2006 में स्टीफन हार्पर कनाडा के प्रधानमंत्री बने। वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। स्टीफन हार्पर 2015 तक प्रधानमंत्री रहे। 2015 में लिबरल पार्टी की सरकार बनी। जस्टिन ट्रूडो उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए और उनके सत्ता में आते ही फिर से भारत के साथ कनाडा के रिश्ते बिगड़ने लगे। कारण यही कि उनकी सरकार, जैसे उनके पिता की सरकार थी, वो भारत विरोधी तत्वों के प्रति उदार है, उनके प्रति नरम रवैया रखती है। सरकार बनने के बाद साल 2016 में जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि उनकी सरकार में मोदी सरकार से ज़्यादा सिख हैं। इसको गैर ज़रूरी बयानबाजी के तौर पर देखा गया, लेकिन ये ट्रूडो की निजी राजनीति के लिए फ़ायदेमंद था। दरअसल कनाडा में सिखों की आबादी लगभग 8 लाख है और ये कुल जनसंख्या का 2% है। इसकी तुलना में संसद में उनका प्रतिनिधित्व 4% है। वे किसी भी सरकार को बनाने बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जहाँ तक खालिस्तान समर्थकों की बात है तो ये आबादी का बहुत छोटा हिस्सा हो सकता है, लेकिन कनाडा की लोकल पॉलिटिक्स में उनका दबदबा अच्छा खासा है। इनका गुरुद्वारों पर कब्जा रहता है और इसके जरिए वो सिख मतदाताओं को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। एक उदाहरण जगमीत सिंह का है। वो खालिस्तान के समर्थन के लिए कुख्यात रहे हैं। उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के पास कनाडा की संसद के निचले सदन में 25 सीटें हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में जस्टिन ट्रूडो ने उन्हीं के सहयोग से, एक खालिस्तान समर्थक के सहयोग से बहुमत जुटाया था, मगर सितंबर 2024 में एनडीपी ने सपोर्ट खींच लिया। इसके बाद से ट्रूडो सरकार अल्पमत में है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी अविश्वास प्रस्ताव ला चुकी है, मगर ये इसलिए पास नहीं हो रहा है क्योंकि एनडीपी प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रही है, वरना ट्रूडो को बहुत पहले ही कुर्सी छोड़नी पड़ती। माना जा रहा है कि जगमीत सिंह इसका इस्तेमाल बार्गेनिंग चिप की तरह कर रहे हैं। जगमीत सिंह एक से अधिक बार भारत विरोधी बयान दे चुके हैं, देते रहते हैं। कनाडा में अगला आम चुनाव अक्टूबर 2025 तक होना है। अगर ट्रूडो की सरकार उसके पहले गिरती है तो चुनाव जल्दी कराने होंगे। आज के समय में कनाडा के अंदर ट्रूडो की लोकप्रियता सबसे खराब स्तर पर है। इप्सोस के एक सर्वे के मुताबिक महज 28% लोग उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को तूल दे रहे हैं, भारत पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी जैसा एक हाइपोथेटिकल मुद्दा बना रहे हैं। कनाडा पर चर्चा के बाद अब बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। Coming home to Seattle. पहली सुर्खी भारत चीन सीमा विवाद के समाधान से जुड़ी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के डेपसांग और डेमचोक इलाके में दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स में आर्मी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि दोनों तरफ से जल्द ही इन इलाकों में पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। ग्राउंड कमांडर्स लगातार बातचीत जारी रखेंगे। रक्षा सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि डिसएंगेजमेंट के तहत सेनाओं के हटने के साथ सभी टेंट और अस्थायी ढांचे भी हटाए गए हैं। दोनों देशों की तरफ से डिसएंगेजमेंट की वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी जारी है। सूत्रों ने यह भी बताया कि पेट्रोलिंग के तौर तरीकों को लेकर के स्थानीय कमांडरों के बीच फैसला लिया जाएगा। 21 अक्टूबर को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर के एक समझौता होने का ऐलान किया था। मंत्रालय ने कहा था कि दोनों देशों के बीच गतिरोध बिंदुओं पर सेना को हटाने को लेकर के सहमति बन गई है। इसके एक दिन बाद चीन ने भी पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध खत्म करने के लिए भारत के साथ समझौता होने की पुष्टि की थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा था कि दोनों पक्ष एक समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसे चीन सकारात्मक रूप से देखता है। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश से आई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपावली से पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मामला दीपावली की छुट्टी से संबंधित है। 30 अक्टूबर को राज्य सरकार की ओर से जारी हुआ ये नोटिस देखिए। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर के साथ साथ 1 नवंबर को भी मनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में शासन स्तर पर 1 नवंबर को भी दीपावली का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में दिवाली की छुट्टी 2 दिन रहेगी। सरकार ने यह आदेश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत जारी किया है। अब यहाँ ये बात जाननी
समझनी ज़रूरी है कि 1 नवंबर की छुट्टी को लेकर एक शर्त भी रखी गई है, वो ये कि सेकेंड सैटरडे यानी 9 नवंबर को सरकारी दफ्तर सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। दरअसल इस साल दीपावली की तिथि को लेकर के थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, इस वजह से सरकार ने ये निर्णय लिया है ताकि लोग बिना किसी बाधा के त्यौहार का आनंद ले सकें। इसके पहले उत्तराखंड सरकार भी 31 अक्टूबर के साथ 1 नवंबर को छुट्टी का ऐलान कर चुकी है। आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। ललन टॉप की तरफ से आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।